नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रचना शिक्षण की विधियों की। तो हिंदी में हमारी रचना है, उसके बाद रचना के बाद में हम पढ़ने वाले हैं कहानी शिक्षण की विधियाँ, नाटक शिक्षण की विधियाँ। तो इस क्लास में मैं आपको तीनों ही शिक्षण विधियों के बारे में बताऊँगा। इससे पहले हमारी 5 क्लास हो चुकी हैं, जिनकी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है। इन सभी नोट्सों को आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं आप उनको हमारे उपयुक्त नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके। ठीक है, इसका थोड़ा सा आपको प्राइस लगेगा, 99 रुपये प्राइस है। तो ये आपको ऑल सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड आपको मिल जाएंगी। चलिएगा, शुरुआत करते हैं अपनी रचना शिक्षण की विधियाँ। रचना शिक्षण की विधियों को पढ़ने से पहले आपको मैं रचना शिक्षण के उद्देश्य के बारे में बता देता हूँ। रचना का जो उद्देश्य होता है वो भाषा की मौखिक तथा लिखित रूपों की रचना का शिक्षण करना होता है। इसका उद्देश्य है कि क्रमबद्धता को बनाए रखना, क्रमबद्धता भी इसमें बनाए रखनी पड़ती है। रचना जो है वो साहित्य सृजन की प्रेरणा प्रदान करती है। शब्दकोश में रचना के द्वारा वृद्धि होती है और व्याकरण सम्मत कार्य करना भी विद्यार्थी इसमें सीख लेता है। व्याकरण सम्मत कार्य करना ये किस में होता है? रचना शिक्षण में होता है। अब रचना शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, उससे पहले आप लोगों को इसके प्रकार देखने हैं कि रचना जो है कितने प्रकार की इसमें विधाएं होती है। रचना शिक्षण के अंदर कितने प्रकार हैं, कितने रूप हैं, इसकी कितनी विधाएं हैं। तो ये 2 प्रकार का होता है, मौखिक रचना पहली चीज़, और दूसरी होती है लिखित रचना। 2 प्रकार की होती हैं रचनाएं, मौखिक रचना और लिखित रचना। मौखिक रचना की अगर मैं बात करूं, मौखिक वाचन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें वार्तालाप होता है, भाषण, चित्र वर्णन, श्रवण करना, कविता पाठ करना, बाल सभा या कोई अंताक्षरी करना, ये सब हमारे मौखिक रूप है। बोल करके हम रचना करते हैं। वही अगर मैं लिखित रूप की बात करूं तो इसमें निबंध है, संवाद लेखन, कविता कहानी लिखना, जीवनी या आत्मकथा को लिखना और चित्र वर्णन लिखना, ये सब क्या है हमारे लेखन की रचना होती है। अब हम इसकी शिक्षण विधियों की बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा चित्र वर्णन विधि। ये रचना शिक्षण की विधियाँ होती है। रचना शिक्षण में है पहले नंबर पर चित्र वर्णन विधि, जिसका उपयोग प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत जो शिक्षक होता है वो चित्र को दिखाता है, चित्र को दिखाएगा और उस चित्र को देख करके व्याख्या करेगा उस चित्र के बारे में। विद्यार्थी क्या करता है? व्याख्या करता है चित्र के बारे में, और चित्र दिखाने का काम करता है इसमें शिक्षक। उसे बोलेंगे चित्र वर्णन विधि, और यह विधि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारी शब्द प्रदान विधि। यह विधि सभी स्तरों के लिए उपयोगी है। ठीक है भाई, शब्द प्रदान विधि यह भी किस में आती है? रचना शिक्षण में। नेक्स्ट है वाक्य प्रदान विधि। वाक्य प्रदान विधि भी रचना शिक्षण की विधि है। इसका उपयोग हम उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए करते हैं। नेक्स्ट है उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि या अर्थबोध विधि भी कहा जाता है। इसमें छात्र के द्वारा अर्थ निकलवा करके रचना करवाई जाती है। छात्र ही अर्थ निकालेगा, उसके बाद छात्र ही रचना करेगा। और याद रखना, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है आपको कि गद्य शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि भी कौन सी है? अर्थबोध विधि या उद्बोधन विधि कहलाती है। ये सबसे उच्चतम प्रयोग इसका किया जाता है तो वो गद्य शिक्षण में होता है, परंतु यहाँ पर रचना शिक्षण की भी विधि कहलाती है। ये प्रवचन विधि, देखिए प्रवचन विधि अध्यापक इसमें अर्थ बताता है और छात्र उसके बाद रचना करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि है ये साथियों, अध्यापक इसमें प्रश्न पूछता है और विद्यार्थी इसमें क्या देता है? उत्तर देता है। नेक्स्ट हम विधि पर आते हैं, हमारी अनुकरण विधि। तो देखिए रचना शिक्षण में अनुकरण जो विधि होती है इसका उपयोग प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए किया जाता है। और इस विधि के अंतर्गत आदर्श वाचन, पाठ का अगर आदर्श वाचन करेगा तो वो अध्यापक करेगा, और अनुकरण वाचन कौन करेंगे? विद्यार्थी करेंगे, यानी छात्र करेंगे। लेखन और उच्चारण का जो कार्य किया जाता है इसके अंदर वो प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। अगली विधि हमारी वाद विवाद विधि, जिसको हम तर्क वितर्क विधि भी कहते हैं, और यह विधि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इस विधि में पक्ष और विपक्ष पर चर्चा की जाती है, तभी तो इसको हम वाद विवाद या फिर संवाद विधि भी कहा जाता है। इसे हम तर्क वितर्क विधि भी कहते हैं।
नेक्स्ट विधि है हमारी रूपरेखा विधि। इस विधि को हम अपूर्ण विधि, स्वतंत्र नहीं विधि कहते हैं और इसको हम पूरक विधि भी कहा जाता है। कौन सी विधि है? रूपरेखा विधि। ध्यान रखना है, इतना सही पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय विधि को हम मंत्रणा विधि भी कहते हैं और इस विधि को निर्देशन विधि के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, इस विधि के अंतर्गत आपको याद रखना है स्वाध्याय यानी कि स्वयं अध्ययन कौन करता है? विद्यार्थी करता है। और मंत्रणा कौन करता है? अध्यापक और छात्र दोनों मिलकर के करते हैं। अध्यापक इस विधि में निर्देशन का कार्य करता है, इस वजह से इस विधि को हम निर्देशन विधि भी कहते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा नाटक शिक्षण। देखिए, रचना शिक्षण के बाद में हम पढ़ेंगे नाटक शिक्षण की विधियों के बारे में। अगर मैं बात करूं नाटक की, तो यह संस्कृत के नाट्य धातु से बना हुआ है। नाट्य का मतलब होता है नचना, नाचना, ठीक है, डांस करना। तो भाई उत्पत्ति इसकी अगर बात करें तो नाटक की उत्पत्ति संस्कृत के नट धातु से हुई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और इसका उद्देश्य क्या है नाटक का? नाटक का मुख्य उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना या विद्यार्थियों में संस्कार ज्ञान प्रदान करना। अन्य उद्देश्य में है कि साहित्यिक अभिरुचि का विकास भी करता है नाटक। ध्यान रखेंगे। नाटक के मुख्य तत्व का मतलब क्या है? मुख्य तत्व क्या है इसके अंदर? अभिनय करना। अभिनय का मतलब ही नाटक होता है, तो ये इसका मुख्य तत्व है। नाट्य शास्त्र के ज्ञाता कौन है? भरत मुनि है। और नाट्य शास्त्र के ज्ञाता भरत मुनि है, तो इनका उद्देश्य क्या था? ध्यान रखेंगे। इनने 3 उद्देश्य बताए थे। पहला बताया था हितोपदेश, ध्यान रखना। दूसरा बताया था विश्रांति और तीसरा बताया था विनोद। ये तीनों ही उद्देश्य भरत मुनि के आपको याद रखने हैं। नाटक जो है वो दृश्य श्रव्य सामग्री है, अर्थात इसको आँखों से हम देख भी सकते हैं और कानों से सुन भी सकते हैं। अच्छे से याद रखना। अब नाटक शिक्षण की विधियां देखेंगे। नाटक शिक्षण में विधियां कौन कौन सी है? पहली है हमारी आदर्श नाट्य, जिसको हम आदर्श नाटकीय विधि कहते हैं। दूसरी है अभिनय विधि, ठीक है। अभिनय 2 प्रकार से किया जाएगा। कक्षा में अभिनय कर सकते हैं और रंगमंच भी अभिनय कर सकते हैं स्टेज पर। तीसरी विधि है वाक्य विधि और चौथी विधि है समवाय विधि। इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं, देखेंगे। आदर्श नाटकीय अभिनय विधि, इसका उपयोग हम प्राथमिक स्तर के बच्चे और उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे यानी कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए यह विधि उपयोगी है। इस विधि में टीचर सक्रिय रहता है, शिक्षक स्वयं वाचिक रूप से अभिनय करता है, उचित हाव भाव के साथ में करेगा और इस विधि में बहुत कम समय लगता है। ध्यान रखेंगे, ये इसके उद्देश्य हैं भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अभिनय विधि। अभिनय विधि 2 प्रकार की होती है, इसके 2 रूप हैं। कक्षा कक्ष अभिनय। कक्षा कक्ष अभिनय में क्या होगा कि सभी पात्र जो अभिनय करते हैं उसमें स्वयं छात्र करते हैं भाई, ठीक है। कक्षा कक्ष अभिनय जो विधि है इसमें छात्र स्वयं अभिनय करते हैं, छात्र सक्रिय रहते हैं। कक्षा कक्ष में ही पूर्ण अर्थात रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती। कक्षा कक्ष में इस विधि को पूरा कर लिया जाता है, इसमें कोई भी रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी स्टेज की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य वेशभूषा में संवादों का वाचिक अभिनय इस विधि में किया जाता है और भाव के अनुरूप अभिनयात्मक पठन का अवसर भी इस विधि में मिलता है। इसी का दूसरा रूप है अभिनय विधि का रंगमंच अभिनय। स्टेज पर जो प्रोग्राम होते हैं उनको हम रंगमंच अभिनय कहते हैं। छात्रों के द्वारा वास्तविक रंगमंच पर नाटकीय पात्र के अनुसार वेशभूषा धारण करके विधिवत रूप से अभिनय किया जाता है। इस विधि में एक ही कमी है भाई कि इस विधि को करने के लिए सबसे ज़्यादा खर्चा आता है। भाई स्टेज प्रोग्राम करते हैं हम तो उसमें खर्चा और समय बहुत अधिक लगता है। नेक्स्ट विधि है नाटक विधि में अभिनय विधि। देखेंगे नाटकीय शिक्षण की अगली विधि है अभिनय विधि। तो यह विधि केवल बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है और इसमें शिक्षक ही पात्रों का संवाद करता है और व्याख्या करता है। शिक्षक इसमें सक्रिय रहते हैं, छात्र निष्क्रिय होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। व्याख्या विधि जो है, देखो व्याख्या विधि अलग है, व्याख्यान विधि अलग है। तो व्याख्या विधि में तो टीचर सक्रिय रहता है और छात्र निष्क्रिय और निरस होते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी समवाय विधि। समवाय विधि नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाटक शिक्षण की सभी विधियों का सम्मिश्रण होती है। कौन सी? समवाय विधि। नाम से पता चला समवाय का मतलब सम्मिलित रूप। शिक्षक के निर्देशन में छात्र के द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जाता है और
ये समवाय विधि में ज़्यादातर 15 अगस्त 26 जनवरी को जो नाटक किए जाते हैं वो समवाय विधि के माध्यम से ही किए जाते हैं। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे नाटकीय शिक्षण के प्रकार। देखिए नाटक शिक्षण या अभिनय जो किया जाता है वो कितने प्रकार से किया जाता है। इसमें अंगों के द्वारा या शरीर के द्वारा हम नाटक कर सकते हैं, ध्यान रखना है। वाचन के द्वारा, केवल बोल करके भी नाटक किया जा सकता है। तीसरा प्रकार है इसका आहार्य, यानी केवल वेशभूषा के माध्यम से भी नाटक हम कर सकते हैं। और चौथा प्रकार है सात्विक, ये सर्वश्रेष्ठ विधि है भाई, नाटक के प्रकारों में सर्वश्रेष्ठ विधि है। सभी गुणों को आश्रित कर लिया जाता है तब जा करके इसमें नाटक किया जाता है। अच्छे से याद रखना है, सात्विक जो विधि है वो नाटकीय शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। इस विधि में सभी जो विधियाँ हैं उनका मिक्स रूप बताया जाता है। उसके बाद आती है हमारी कहानी शिक्षण। कहानी शिक्षण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गद्य का ही रूप है, कहानी किसका है, गद्य का रूप है। कहानी सामान्यतः छोटे रूप में होती है, लघु रूप में, जिसका उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है इसका कि मनोरंजन व कल्पना शक्ति का विकास करना। ये कहानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। और सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, यह भी इसका उद्देश्य है भाई। अब कहानी शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, ज़रा इन पर भी हम नज़र डालते हैं एक बार। मौखिक कहानी कथन विधि, यह विधि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी है। परियों की कहानियाँ छोटे बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। आप भूतों की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, राजा रानियों की कहानियाँ जब सुनाते हैं ना तो वो हमारी मौखिक कहानी विधि होती है ना, याद रखना, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। नेक्स्ट इसमें विधि है चित्र प्रदर्शन प्रणाली विधि। प्रणाली कह लो चाहे विधि कह लो, चित्र दिखा करके बच्चों को हम सिखा सकते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चे और पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चे, यानी नर्सरी से लेकर के कक्षा 5वीं तक। प्लालेन बोर्ड का, इसमें प्लेनल बोर्ड जो होता है इसमें इस विधि का प्लेनल बोर्ड का उपयोग इस विधि में किया जाता है। प्लेनल बोर्ड ध्यान रखना आप लोग। घटना संबंधी प्रश्न पूछ करके कहानी का विकास भी इस विधि में किया जाता है। नेक्स्ट विधि हमारी अधूरी कहानी पूर्ति विधि। बच्चों को कहानी दे दी जाती है, कुछ लाइनें दी जाती हैं, फिर उसमें बीच में खाली स्थान छोड़ दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की भी ये विधि है अधूरी कहानी पूर्ति विधि। तो ये ज़्यादातर उच्च प्राथमिक और माध्यमिक के बच्चों के लिए उपयोगी होती है। ध्यान रखना 8वीं से लेकर के 10वीं तक के बच्चों को। उसके बाद है गहन अध्ययन विधि। यह विधि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसके अलावा कहानी विधि के अंतर कहानी शिक्षण में अर्थकथन विधि, व्याख्या विधि, विश्लेषण विधि और समीक्षा विधि, ये सब हमने ऊपर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इनको आप लोग फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये विधि भी इसमें उपयोगी है, ठीक है भाई, क्योंकि एक विधि जो है वो 2 या 2 से अधिक विषयों में उपयोगी होती है। इस वजह से तो आप लोगों को व्याख्या विधि मैंने ऊपर बता दी, समीक्षा विधि भी बता दी, विश्लेषण विधि बता दी और अर्थकथन विधि भी आपको बता चुका हूँ। तो इनको अब दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर के चैप्टरों में आप पढ़ लेना। तो ये आप लोगों की यहाँ पर कंप्लीट होती है हिंदी शिक्षण की विधियाँ, ठीक है भाई। तो अब तक की 6 क्लास हुई हैं हमारी, ठीक है। तो हिंदी शिक्षण की विधियाँ मैंने कंप्लीट करा चुका हूँ। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ अन्य चैप्टरों के बारे में, जैसे उपागम वगैरह है, हमारे अभिक्रमित अनुशासन है, सबके बारे में विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। आने वाली क्लासों में प्लेलिस्ट आपको बना दूंगा मैं। तो रेगुलर आप लोग क्लासों को लेते रहें। और जिस विद्यार्थी को भी इन नोट्सों की आवश्यकता है, केवल आवश्यक विद्यार्थी ही इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। और इसमें आपको प्राइस लगता है साथियों 99 रुपये का, ठीक है, इन शिक्षण विधियों को लेने के लिए। थैंक यू सो मच।